नमस्कार, आप देख रहे हैं विस्टा न्यूज। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। पाकिस्तान की राजनीति में इस समय जो बवंडर चल रहा है उसका अंत नजदीक नजर नहीं आ रहा। इमरान खान की सरकार रहेगी या नहीं, ये 25 तारीख को अविश्वास प्रस्ताव पेश किए जाने और उस पर जो भी प्रक्रिया पूरी की जाएगी वो पता चलेगा कि इमरान खान नियाजी अब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के रूप में अपना काम करेंगे या नहीं। लेकिन जाने के पहले, क्योंकि स्थिति इतनी बद से बदतर हो चुकी है कि इमरान खान का प्रधानमंत्री के रूप में वजूद में रह पाना अब बिल्कुल संशय में आ चुका है। ऐसे में इमरान खान अंतिम पारी का कुछ अंतिम प्रयास करते हुए ऐसा कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं जिससे जनता का ध्यान विपक्ष के आंदोलन से हट जाए और इमरान के प्रति एक सहानुभूति की लहर उठ जाए। इमरान खान दो ही ऐसे मुद्दे पकड़ रहे हैं और उसी पर वो बोलने की कोशिश कर रहे हैं और मौके की तलाश में हैं। और एक मौका मिला उन्हें ओआईसी के सभी सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों की जो बैठक पाकिस्तान में हुई उसको संबोधित करते हुए एक तो उन्होंने बहुत कुछ बातें कही, लेकिन कश्मीर का बेसुरा राग अलापने से वो बाज नहीं आए। और साथ ही साथ सभी इस्लामिक देशों के विदेश मंत्रियों को उन्होंने संदेश दिया कि हर एक इस्लामिक देश का व्यक्ति या उसकी सरकार वो एक धर्म के साथ जुड़े हुए हैं, इसलिए वो एक है। और 1.5 बिलियन लोगों का एक मंच होना चाहिए, एक आवाज होनी चाहिए। शायद इमरान खान इसके माध्यम से इस्लामिक देशों को एकजुट को करने की कोशिश में जुटे दिखे। इसके साथ ही उन्होंने इस्लामोफोबिया का भी जिक्र किया संबोधन के दौरान। उस इस्लामोफोबिया के जरिए उन्होंने बताने की कोशिश की कि किस तरीके से ओआईसी के सदस्य देशों के करतूतों के कारण आज इस्लामोफोबिया के कारण इस्लाम पर कई सवाल उठते हैं, इस्लामिक देशों के कार्यप्रणाली पर कई सवाल उठते हैं। लेकिन ये तो इमरान की ज़रूरत है और ज़रूरत इस बात की कि उनको अपनी गद्दी बचानी है। किसी भी तरीके से धर्म अर्थात इस्लाम का इस्तेमाल करके इस्लाम से जुड़े कट्टर इस्लामिक तत्वों को एक साथ करके वो अपनी कुर्सी बचाने की जुगत में लगे हुए हैं, जुगाड़ में लगे हुए हैं। लेकिन वो बचा पाएंगे, अब इसमें संदेह है, क्योंकि मौलाना फाजलुर रहमान जैसे धार्मिक नेता और साथ ही साथ सियासत में भी जिसकी बहुत मजबूत पकड़ है, वो पाकिस्तान के कई पार्टी के नेताओं के साथ जिस तरीके से आंदोलन कर रहे हैं और जिस तरीके से नेशनल असेंबली का निचले सदन का जो एक सत्र बुलाया गया है उसमें इस इमरान खान के खिलाफ जो अविश्वास प्रस्ताव आएगा उनका बच पाना अब मुश्किल है। लेकिन ओआईसी के माध्यम से उन्होंने क्या कुछ कहने की कोशिश की और उसमें भारत को जोड़ने की उन्होंने कोशिश की, इसके माध्यम से ही वो अपनी गद्दी बचा सकते हैं, शायद ये संकेत दिया। बड़ी खबर के तौर पर हम आपको बताने जा रहे हैं कि इमरान खान ने एक बार फिर कश्मीर का बेसुरा राग अलापा है। ओआईसी के बैठक में उन्होंने जो विदेश मंत्रियों को संबोधित किया उसमें उन्होंने कश्मीर का बेसुरा राग अलापा है। कश्मीर से भारत ने अवैध तरीके से हटाया विशेष दर्जा, हमने फिलिस्तीनियों और कश्मीर के लोगों को निराश किया है, ये इमरान खान का कहना है। बड़ी खबर, हम कश्मीरियों के लिए कुछ नहीं कर पाए। शायद इमरान खान का ये फ्रस्ट्रेशन भी है। उन्होंने जो वक्तव्य दिया है ओआईसी को पश्चिमी देश गंभीरता से नहीं लेते, ये उन्होंने तंज भी कसा है और आरोप भी लगाया है। माफ करिएगा, मुस्लिम देश आपस में ही बटे हुए हैं, इसे पश्चिमी देश अच्छी तरह से समझते हैं। 1.5 अरब मुसलमान हैं लेकिन कश्मीर का मुद्दा सुलझाने में फेल रहे। ये इमरान खान का दर्द समझिए। सऊदी अरब के विदेश मंत्री प्रिंस फैसल बिन फरहान ने भी कश्मीर का जिक्र किया। हालांकि सऊदी अरब से भारत के संबंध बेहतर है, एक इस्लामिक देश है, लेकिन पाकिस्तान में सऊदी अरब के विदेश मंत्री ने कश्मीर का एक जिक्र किया। लेकिन जिस अंदाज में इमरान खान नियाजी ने कश्मीर का राग और वो भी इतना बेसुरा
कि उसको सुनने वाले ओआईसी के सदस्य देशों ने भी उनको पूरी तरीके से इमरान की बातें नहीं समझ में आई, इसलिए इमरान बोलते रहे। हम समझ सकते हैं कि इमरान खान की मजबूरी क्या है, और शायद कश्मीर पर बयान दे करके वो पाकिस्तान के विपक्ष की उस एकता को अंतिम दौर में, अंतिम प्रयास के तहत तोड़ देने की कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि कट्टरपंथी ताकतें जो इस्लाम के नाम पर कश्मीर को अलग करवाने का काम करना चाहते हैं, और हालांकि वो उसमें पूरी तरह से फेल हो चुके हैं, विफल हो चुके हैं, शायद वो ये अंतिम पारी खेल रहे हैं। और इसलिए ओआईसी के विदेश मंत्रियों के जरिए उन्होंने कश्मीर का बेसुरा राग अलापने की कोशिश की और फिलिस्तीन का भी जिक्र किया। आप समझ सकते हैं कि एक साथ उन्होंने भारत और इजराइल को चुनौती दी है। वो दो देश जो फिलहाल एक महाशक्ति को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं और उनके ही प्रयास सार्थक हो रहे हैं, उस पर इमरान खान नियाजी का सवाल। और शायद यही कारण है कि ओआईसी के सदस्य देश इमरान खान के इस बयान पर बहुत ज्यादा उसको एक्सटेंशन देते हुए या उसके समर्थन में कुछ बोलते हुए नजर नहीं आए, क्योंकि उन इस्लामिक देशों की जो अंदरूनी राजनीति है और तेल की जो राजनीति उनकी है, वो भारत और यहां तक कि इजराइल को भी वो अब नाराज करने की स्थिति में नहीं है, जो वर्तमान जियोपॉलिटिकल सिनेरियो है। ऐसे में इमरान खान ये जानते हुए कि अब उनकी गद्दी बचने वाली नहीं है, इसलिए उन्होंने कश्मीर का बेसुरा राग अलापा। हालांकि वो भारत के विदेश नीति की बड़ी तारीफ कर रहे हैं, प्रकारांतर से प्रधानमंत्री मोदी की चर्चा और उनकी तारीफ करते दिखे 2 दिन पहले, लेकिन ठीक 72 घंटे बीत जाने के बाद इमरान खान को कश्मीर राग अलापना ही पड़ा, वो भी बड़े बेसुरा अंदाज में। और इस अंदाज से कश्मीर के लोग तो शायद ही उनसे कनेक्ट हो पाए हों, लेकिन इतना जरूर है कि पीओके में पाकिस्तान के विरोध में जो आवाज उठ रही है, वो और वहां की जनता, वहां के नुमाइंदे भारत के साथ जुड़ने की कोशिश जरूर कर रहे हैं। और ये खतरे की घंटी न सिर्फ इमरान खान के लिए बहुत महंगी साबित हो सकती है, बल्कि वर्तमान सेना प्रमुख बाजवा के लिए एक बड़ी चुनौती साबित हो सकती है, क्योंकि इन्हीं कुछ मुद्दों पर जिस तरीके से टेंशन बढ़ते रहे हैं, उसका परिणाम घातक हो सकता है। और अगर रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग में भारत की भूमिका प्रभावी हुई, तो फिर इमरान खान हालांकि उस समय तक प्रधानमंत्री शायद ही रह पाए, लेकिन पूरे पाकिस्तान के लिए जो भी अगला प्रधानमंत्री होगा, उसके लिए कश्मीर का बेसुरा राग अलापने की जिद या उसकी कोशिश बहुत महंगी साबित हो सकती है। लेकिन मरता तो क्या न करता, शायद इस कहावत को इमरान खान के इस वक्तव्य के संदर्भ से जोड़ा जा सकता है, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर भारत के खिलाफ कोई ऐसा बयान देते हैं और उसमें कश्मीर का कोई राग वो छेड़ते हैं, तो हो सकता है कि विपक्ष में फूट पड़ जाए और कट्टरपंथी ताकतें उनके साथ आ जाएं। लेकिन मौलाना फजलुर रहमान जो सबसे कट्टरपंथी नेता हैं और तालिबान समर्थक रहे हैं, वो मौलाना फजलुर रहमान भी भारत के साथ बेहतर संबंध कायम करने की वकालत कर रहे हैं इन बदली हुई परिस्थितियों में। ऐसे में इमरान खान नियाजी अब पूरी तरीके से अलग थलग पड़ गए हैं और ये उनकी मजबूरी है कि वो कश्मीर पर कुछ बातें रखें। हालांकि पाकिस्तान में या पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में वो बराबर इस तरह की बातें करते रहे, लेकिन उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। यूएन के जनरल असेंबलीज में भी जब भी उनको मौका मिला वो इस तरह की बातें करते रहे। लेकिन ओआईसी के सदस्य देशों के साथ जब उन्होंने कश्मीर का बेसुरा राग छेड़ा तो उनका फ्रस्ट्रेशन भी नजर आया और उन्होंने बहुत सारी ऐसी बातें कह दी जो ओआईसी को उन्होंने एक तरह से फटकार लगाने की कोशिश की। उनका अंदाज क्या था, जरा एक बार सुनिए। One is Palestine and the other is Kashmir. Honorable Foreign Ministers, we have failed both the Palestinians and the people of Kashmir. I'm sad to say that we have been able to make no impact at all. They don't take us seriously.
We are a divided house, and those powers know it. We are 1.5 billion people, and yet our voice to stop this blatant injustice is insignificant. We are not talking about conquering some country. We are simply talking about the human rights of the people of Kashmir and Palestine, the international law, which is on their side, United Nations Security Council resolutions that back their right. In Kashmir, the international community promised them the right to decide their own destiny through a plebiscite. That right was never given to them. In fact, the special status of Kashmir was taken away illegally by India on 5th August 2019. Nothing happened because they feel no pressure. They feel we can make a resolution and then, back to our usual business. I'm not talking about altering our foreign policies. All of us countries have our different foreign policies. But on core issues, I'm asking the OIC that unless we have a united front, we will keep these abuses will happen. Like in Palestine, it's daylight robbery going on in Palestine. तो सुना आपने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, जो शायद कुछ ही घंटों के अब मेहमान हैं। हालांकि वो अपनी सत्ता अभी भी बचा सकते हैं, ऐसा नहीं कहा जा सकता, लेकिन जो सूरत हाल है वो ये है कि अब वो चंद घंटों के मेहमान हैं, लेकिन जाते जाते उस बेसुरा राग को छेड़ने की ज़रूरत उन्होंने समझी, क्योंकि इससे उनकी गद्दी बच जाने की संभावना बढ़ जाएगी और इसलिए ये उनके लिए टॉनिक का काम कर सकती है, ये बातें और उनके ये बयान। लेकिन उन्होंने ओआईसी को एक तरह से फटकार भी लगाने की कोशिश की कि ओआईसी के सदस्य देशों को कोई गंभीरता से ही नहीं लेता। हालांकि वो ये बात गलत कह गए, क्योंकि पाकिस्तान को कोई गंभीरता से नहीं लेता। शायद इसके पीछे ये कारण है कि पाकिस्तान से जो भी लोग कनेक्ट होते हैं वो कट्टर धार्मिक आधार पर तो वो जुड़ सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान का अपना कोई भी स्वाभिमान और कोई भी ऐसा प्रेजेंटेशन नहीं है, कोई भी ऐसी प्रस्तुति नहीं है जिससे दुनिया माने कि यह पाकिस्तान का दिया हुआ है, सिवाय ये कि पाकिस्तान को जरूरत के मुताबिक कुछ भीख या सहायता की जरूरत होती है, जो पश्चिम के देश भी देते हैं, और वो भी बहुत फटकार लगाने के बाद। और उसमें ओआईसी के वो मजबूत देश जिनके पास पेट्रो डॉलर है, वो भी एक तरह से आप कह सकते हैं सहायता के लिए पाकिस्तान को वो राशि उपलब्ध कराते हैं। लेकिन अब ओआईसी के देश भी पाकिस्तान पर कई शर्तें लगा रहे हैं कि उसका बेजा इस्तेमाल न करें, उसको पाकिस्तान के जनता के विकास के लिए लगाएं। लेकिन अगर जनता का विकास होता तो विपक्ष का इस तरीके से गठबंधन और विपक्ष की ऐसी एकजुटता जो इमरान खान को गद्दी छोड़ने के लिए मजबूर कर रही है। बहुत ही आशाओं के साथ इमरान खान को लोग प्रधानमंत्री के रूप में लाए थे, लेकिन उन सब के आशाओं पर पानी फिर गया और फिलहाल भारत से लड़ने और भारत को परास्त कर कश्मीर को छीनने की राग अलापते अलापते इमरान खान का भी हश्र वही होने जा रहा है जो नवाज शरीफ और उन तमाम सैन्य अधिकारियों और राष्ट्रपतियों का जो सेना के जरिए सर्वश्रेष्ठ पोस्ट पर पहुंचे, लेकिन भारत के खिलाफ षड्यंत्र करते करते वो अपना वजूद ही खो बैठे। और शायद इतिहास एक बार फिर अपने आप को दोहराने जा रहा है और भारत के खिलाफ अंतिम बार वमन करके इमरान खान अब इतिहास के पन्ने में एक निवर्तमान प्रधानमंत्री या पूर्व प्रधानमंत्री के रूप में जाने जाएंगे। क्या हो गया उनके बेसुरा राग का अगला दौर और उस पर भारत की प्रतिक्रिया और ओआईसी देशों की प्रतिक्रिया क्या होगी, हम ज़रूर बताएंगे। आप हमारे साथ बराबर जुड़े रहिए, क्योंकि एवी स्टार न्यूज़ पर खबरों और विश्लेषण का सिलसिला कभी नहीं थमता। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।